Hello everyone, welcome to GLC IAS. I am your educator Akansha Behre, presenting some more new questions related to your science subject. And so let's start our today's session. And here comes your first question. Which among the following is used as a fuel in the engines of submarines? Options are petrol and oxygen, diesel, battery और वेपर. सो सबमरीन्स के जो इंजन्स होते हैं, सबमरीन्स क्या होती हैं, जो भी वाटर क्राफ्ट्स हमारे अंडर वाटर होते हैं वो सबमरीन्स होते हैं. तो बेसिकली सबमरीन्स की दो कैटेगरीज होती हैं. एक तो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं एंड सेकेंड कैटेगरी इज़ योर डीजल सबमरीन्स. सो जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं. जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आपके यूरेनियम, मेनली यूरेनियम यूज़ करते हैं. सो न्यूक्लियर सबमरीन्स में एज अ फ्यूल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं. और जो आपकी डीजल सबमरीन्स होती हैं उसमें हम डीजल को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या यूरेनियम करके कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम एज अ फ्यूल किसको मार्क करेंगे? डीजल को. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ड्राई सेल बैटरी हैज़ विच टाइप ऑफ. Our second question is a dry cell battery has which type of energy? Options are chemical energy, wind energy, solar energy और magnetic energy. So अब ये जो dry cell battery होती है इस पे क्या होते हैं? जो chemical energy होती है, chemical energy is converted into your electrical energy. अब chemical energy कैसे होती है? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किससे होती है? चार्ज्ड पार्टिकल्स से, जिनको क्या बोलते हैं हम? आयंस. चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी. सो हमको बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती, इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए होती है, प्रोड्यूस करनी होती है. सो वो एनर्जी कहाँ से आती है? केमिकल एनर्जी से. मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, KCl कंपाउंड है. जब ये ब्रेक डाउन होता है इसका तो ये टूटता है K प्लस Cl माइनस में. तो ये जो हमारी चार्ज्ड स्पीशीज़ हैं ये होते हैं हमारे आयंस. और यही जो आयंस होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी. सो ये जो फॉर्म है एनर्जी का ये क्या है? केमिकल एनर्जी है. सो ड्राई सेल बैटरी में ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनका सॉल्यूशन या इनका जो पेस्ट होता है वो फिल्ड रहता है. और जैसे ही ये इलेक्ट्रोलाइट्स मूव करते हैं, ये आयंस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है उनसे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. द ड्राई सेल बैटरी हैज़ केमिकल एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज when ice melts then its mass decreases, mass increases, volume decreases और volume increases. So क्या होता है जब आइस की मेल्टिंग होती है, मतलब आइस जब पिघलता है तो जो उसका मास होता है वो तो अनचेंज होगा. क्यों अनचेंज होगा? क्योंकि आइस में जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हैं, आइस मेल्ट होके क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा, मतलब लिक्विड फॉर्म बनाएगा. तो द नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द आइस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर. सो जो मास रहेगा वो तो हमारा इक्वल रहेगा, लेकिन जो वॉल्यूम होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि आइस सॉलिड मैटर है. सॉलिड मैटर से जब लिक्विड मैटर बनता है तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम होगी वो इंक्रीज होगी और मास पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है आइस और सेम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर
मतलब लिक्विड के अंदर वो H2O मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम रहेगा, इसलिए उसका मास सेम रहेगा, लेकिन स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, इसलिए वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड की वॉल्यूम सॉलिड से ज़्यादा होगी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज D, that is when ice melts, its volume increases. All right. Next question is, what is absolute zero temperature? Options are the starting point of any temperature scale, principally the minimum possible temperature, the temperature at which all liquid vapors condense, or the temperature at which all substances are in vapor form. So ये जो absolute zero होता है, absolute zero is your 0 Kelvin. Kelvin क्या होता है? टेम्परेचर की एक यूनिट होती है Kelvin. So जो 0 Kelvin होता है उस टेम्परेचर को हम absolute zero टेम्परेचर बोलते हैं. और ये जो 0 केल्विन होता है इट इज़ इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस. अब ये 0 केल्विन पे होता क्या है? जो भी सब्सटेंस होता है, किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं होता. मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाता है ना. और मूवमेंट कैसे होता है? मूवमेंट क्यों होता है? मॉलिक्यूल्स क्यों मूव करते हैं? क्योंकि उनमें एनर्जी होती है, हीट एनर्जी है. तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो हीट एनर्जी होती है वो पूरी लॉस हो जाती है. 0 केल्विन टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के पास कोई भी हीट एनर्जी नहीं होती, जिससे उनका मूवमेंट जो है वो पूरा स्टॉप हो जाता है. सो इट इज़ द principally it is the minimum possible temperature. Option B is the correct answer. Absolute zero temperature is what? It is the 0 Kelvin, which is equal to -273 degree Celsius, and it is the minimum possible temperature. Minimum possible temperature क्यों है? क्योंकि इस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स के पास कोई भी हीट एनर्जी नहीं रहती एंड द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. ऑप्शंस आर बैक्टीरिया, फंगस, एल्गे और लाइकेन. तो लिटमस क्या होता है? 9th-10th क्लासेस में साइंस में प्रैक्टिकल किया होगा. लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं हम. क्या करते हैं? लिटमस पेपर टेस्ट. लिटमस पेपर टेस्ट क्यों करते हैं? किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी जानने के लिए, है ना. तो जो एसिड होता है वो क्या करता है? लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है, और जो बेस होता है वो क्या करता है? लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देता है. सो ये जो लिटमस होता है, लिटमस हमको कहाँ से मिलता है? लाइकेन से मिलता है. लाइकेन हमने पढ़ा था, क्या था? सिम्बायोटिक एसोसिएशन था एल्गे और फंगस का ना. तो इस लाइकेन से हमको ये लिटमस मिलता है, और लिटमस से लिटमस पेपर बनाए जाते हैं जो कि किसी भी मटेरियल की एसिडिटी और बेसिसिटी जानने के लिए यूज़ करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, लाइकेन. लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीटा टाइटेनियम and indigenous alloy has been recently developed by. बीटा टाइटेनियम नाम का एक एलॉय डेवलप किया है, और यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं CSIR, DRDO, NCL और ICMR. तो बीटा टाइटेनियम किसने डेवलप किया है? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बीटा टाइटेनियम नाम का एलॉय डेवलप किया है. और बीटा टाइटेनियम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं आपके? एल्यूमिनियम,
कंपोनेंट्स भी पूछ सकता है कि बीटा टाइटेनियम कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट इज योर एल्यूमिनियम एंड आयरन एंड वेनेडियम ना। सो जो बीटा टाइटेनियम है वो किस किस का अलॉय है, एल्यूमिनियम प्लस वेनेडियम प्लस आयरन, एंड इट इज डेवलप्ड बाय DRDO, that is Defense Research and Development Organization. So the correct option is option B. तो हमारे इंस्टीट्यूट GLC IAS इंस्टीट्यूट में आपके MPPSC मेंस के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम 23rd June, and both the mediums are available and in both the modes, that is online and offline. So प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के इनमें से क्या प्रिंसिपल नहीं है? ऑप्शंस आर लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और रिकैपिटुलेशन थ्योरी। सो योर रिकैपिटुलेशन थ्योरी, डार्विनिज्म एंड लेमार्किज्म, ये तीनों जो हैं दीज थ्योरीज आर रिलेटेड टू एवोल्यूशन। ये तीनों ही थ्योरी एवोल्यूशन में पढ़ते हैं हम, बट जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है दीज लॉज कम अंडर योर जेनेटिक्स। जब हम जीन्स की स्टडी करते हैं, जब हम हेरिडिटरी की स्टडी करते हैं तो किनको पढ़ते हैं? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। सो क्वेश्चन क्या था? विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन। सो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज योर आंसर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेंडल्स लॉ इज ऑल्सो नोन एज प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। मेंडल्स ने 3 लॉ दिए थे, काय में? जेनेटिक्स में। क्या लॉ थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये 3 लॉ हैं जो अभी हमने पढ़े, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिनको हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ओके, सो अब क्या पूछा है? प्योरिटी ऑफ गैमीट्स किस लॉ को बोलते हैं? सो प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, अच्छा समझो, मतलब कोई एक मिक्सचर है, मिक्सचर बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना होगा, तो उस मिक्सचर को हम प्योर कैसे बना सकते हैं? जब उसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर देंगे, सेग्रीगेट कर देंगे। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेशन। तो जब किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं तो वो प्योर हो जाता है। सो इधर प्योरिटी ऑफ गैमीट्स की बात कर रहा है। सो प्योर गैमीट्स कब बनेंगे? जब उनका सेग्रीगेशन होगा, जब उनका सेपरेशन होगा। सो सेग्रीगेशन से याद रखना सेपरेशन, और सेपरेशन से याद रखना प्योरिटी। सो द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स किसको भी बोला जाता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज ऑल्सो नोन एज सिन गैस। ऑप्शंस आर नाइट्रोजन प्लस CO, नाइट्रोजन प्लस CO2, हाइड्रोजन प्लस CO, एंड लास्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन प्लस CO प्लस CO2। सो ये जो सिन गैस है, सिन गैस इज ऑल्सो नोन एज, मतलब सिन गैस क्या होता है? सिंथेटिक गैस। सिन गैस रिफर्स टू सिंथेटिक गैस, और ये जो सिंथेटिक गैस होती है ये होती है आपकी हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सिन गैस क्या है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, H2 प्लस CO प्लस CO2। अब इसको सिंथेटिक गैस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कुछ सिंथेसिस मतलब किसी चीज़ का फॉर्मेशन। सो वाटर गैस जो होती है, वाटर गैस इज synthesized from synthetic gas, that's why
इट इज़ नोन एज सिंथेटिक गैस। सिंथेटिक गैस क्योंकि वाटर गैस बनाती है, वाटर गैस का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इसको सिंथेटिक गैस बोला, सिन गैस बोला। तो सिन गैस क्या है? हाइड्रोजन प्लस CO प्लस CO2, और वाटर गैस क्या है आपकी? हाइड्रोजन प्लस CO। तो जब सिंथेटिक गैस से ये CO2 रिमूव हो जाता है तब ये जो पार्ट बचता है आपका H2 प्लस CO, ये होता है आपका वाटर गैस। ठीक है, तो सिन गैस क्या है? हाइड्रोजन प्लस CO प्लस CO2। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द odor of LPG? ऑप्शंस आर इथाइल मरकेप्टन, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस पे फोकस करेंगे। गैस पूछा है रिस्पॉन्सिबल फॉर ओडोर ऑफ LPG। अब बहुत सारे बच्चे ब्यूटेन देख के LPG से उनको ब्यूटेन याद आएगा, बट ब्यूटेन जो है इट इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG, मेजर कंपोनेंट है LPG का। लेकिन जो ब्यूटेन गैस होती है वो ओडोरलेस होती है। ओडोरलेस मतलब स्मेललेस, कोई स्मेल नहीं होती उसमें, नो स्मेल, है ना। तो लेकिन अब जो LPG की स्मेल आती है वो किस गैस के कारण आती है? इथाइल मरकेप्टन के कारण आती है, ना कि ब्यूटेन के कारण। जो मेजर अमाउंट, मेजर परसेंटेज जो जिस गैस का होता है LPG में वो ब्यूटेन का होता है, लेकिन जो स्मेल होती है LPG की वो किसके कारण होती है? इथाइल मरकेप्टन के कारण होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. Next question is which of the following series is true about energy flow in an ecosystem? यहाँ कुछ सीरीज दी हुई हैं और उनमें से पूछा एनर्जी फ्लो जो होता है इकोसिस्टम में उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। सो देखो, पहले जो हमारा इनिशियल सोर्स है इकोसिस्टम में एनर्जी का वो क्या है? सन है। अब इस सन से जो एनर्जी आ रही है उसको कौन ट्रैप करेगा? ग्रीन प्लांट्स ट्रैप करेंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है। हम तो डायरेक्ट ट्रैप करके फूड नहीं बनाते, अपना फूड कौन सिंथेसाइज करते हैं? ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज करते हैं। तो अब इस एनर्जी को ग्रीन प्लांट्स ने ट्रैप किया। देन ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोर्स, है ना। ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करने वाले एनिमल्स कौन होते हैं? हर्बीवोर्स। और ये तो जो एनर्जी है वो ग्रीन प्लांट से किस में आई? हर्बीवोर्स में आई। हर्बीवोर्स को खाने वाले कौन है? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स फीड अपॉन हर्बीवोर्स एंड देन दिस एनर्जी ट्रांसफर्स टू डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन होंगे? जो कि हमारी डेड ऑर्गेनिक, जो हमारी डेड बॉडीज होंगे, डेड रिमेन्स होंगे, उनको जो डिकम्पोज करेंगे वो कौन होते हैं? डिकम्पोजर्स। सो ग्रीन प्लांट्स जो है वो हमारा स्टार्टिंग है फूड चेन की, है ना। तो ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। क्यों प्रोड्यूसर्स बोला? क्योंकि ये सनलाइट को ट्रैप करके अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए दीज आर प्रोड्यूसर्स। एंड हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स कंज्यूम द ग्रीन प्लांट्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स। हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स ग्रीन प्लांट्स पे फीड करेंगे, इसलिए ये कौन होंगे? कंज्यूमर्स। मतलब हर्बीवोर्स ग्रीन प्लांट्स पे फीड करेंगे एंड कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को कंज्यूम करेंगे। सो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों कंज्यूमर्स होंगे। एंड योर लास्ट स्टेज इज डिकम्पोजर्स। सो कौन सा सीक्वेंस सही रहेगा? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C. Next question is photochemical smog is a resultant of the reaction among. फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मेजर एयर पॉल्यूटेंट होता है, नहीं फोटोकेमिकल स्मॉग। तो वो किस किस के रिएक्शन से बनता है?
तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है वो हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होती हैं उसमें बनता है। तो ये इवनिंग वाला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, लो टेम्परेचर वाला भी एलिमिनेट हो गया, बचे दो ऑप्शंस ए एंड बी, दोनों ही सनलाइट की प्रेजेंस में हैं। अब याद रखना कि फोटोकेमिकल स्मॉग का जो फॉर्मेशन होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग जिनसे मिलके बनता है उसमें ओजोन मेजर कंस्टिट्यूएंट होती है। ओजोन जो गैस होती है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होती है आपके फोटोकेमिकल स्मॉग की। सो फोटोकेमिकल स्मॉग किस किस से बनता है? योर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2, ओजोन दैट इज O3 एंड पैन दैट इज परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये तीनों ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन करते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड केमिकल मीन्स द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। सो रिएक्टेंट्स कौन से हमारे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड पेन। So the correct option is option A is your right answer. Now next question is biodiversity is richer in. Options are oceans, tropical regions, polar regions or temperate regions. Biodiversity क्या होती है? Biodiversity is the variety of plants and animals या वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा वैरायटी मिलेगी उतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी उस एरिया की होगी, और जितनी कम टाइप की वैरायटी मिलेगी हमको प्लांट्स और एनिमल्स की तो मतलब वहाँ उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी जो है वो उतनी ही कम होगी। सो सपोज ये हमारी अर्थ है एंड दिस इज योर इक्वेटर। तो जो इक्वेटर के पास वाले ये जो एरिया हैं ये होते हैं आपके ट्रॉपिकल, है ना, एंड दीज ये जो एक्सट्रीम होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ये हैं आपके पोलर रीजन्स। क्योंकि इक्वेटर पे सनलाइट जो है वो मैक्सिमम होती है ना, इक्वेटर पे सनलाइट मैक्सिमम होती है, और अगर सनलाइट मैक्सिमम होगी तो वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फूड को जनरेट कर पाएंगे। और जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा फूड जनरेट होगा प्लांट्स के थ्रू उतनी ही टाइप की वैरायटीज़ को वो सपोर्ट कर सकेगा। अगर खाना ज़्यादा होगा तो वहाँ पे रहने वाले लोग भी और एनिमल्स भी, प्लांट्स सब अलग अलग वैरायटी के मिलेंगे, हमको उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रीजन में क्योंकि सनलाइट मैक्सिमम है इसलिए वहाँ के फॉरेस्ट जो हैं वो उतने ज़्यादा डेंस होंगे, उतने ज़्यादा वहाँ पे ट्रीज़ प्रेजेंट होंगे। ट्रीज़ प्रेजेंट होंगे तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ट्रीज़ पे कंज्यूम करने वाले एनिमल्स जो हैं उनकी वैरायटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। सो बायोडाइवर्सिटी रिच कहाँ होगी? ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी सबसे कम कहाँ होगी? पोलर रीजन में सबसे कम बायोडाइवर्सिटी होगी, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट है ही नहीं, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने वाला कोई प्लांट्स ही नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B. Next question is, which of the following gases is not a greenhouse gas? Options are CO2, CH4, water vapor or O2. So not पूछा है which is not a greenhouse gas. Okay, तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं हमारी? ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऐसी गैसेस होती हैं जो कि सन की हीट को क्या करती हैं? ट्रैप करती हैं, है ना। हीट को ट्रैप करती है, मतलब बेसिकली
जो सन की इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिनसे क्या होता है, हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो उतना ज़्यादा राइज ना कर पाए, इसलिए कि ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में उस हीट को ट्रैप कर लेती हैं। सो जो ऑक्सीजन है इधर पे आपकी, ऑक्सीजन जो है इट इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ऑक्सीजन किसी भी टाइप के रेडिएशन को या इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती है, इसलिए ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 दैट इज मीथेन एंड वाटर वेपर, ये तीनों ही आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। इसके अलावा और कौन सी ग्रीन हाउस गैस होती है, CFCs जो होती हैं दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, एंड NO2 दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी N2O दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन एंड वाटर वेपर इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, है ना। सो इधर पे पूछा था कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सो ऑक्सीजन नहीं है एंड D इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर मरीन लाइफ। अब अगर हम टेरेस्ट्रियल लाइफ की बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल लाइफ में जो सोर्स ऑफ फूड है वो कौन है, ग्रीन प्लांट्स हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो वही कर रहे हैं, अल्टीमेट जो फूड है वो वही प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो ये तो टेरेस्ट्रियल लाइफ की बात हुई। मरीन लाइफ में तो ट्रीज प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कौन करता है, मरीन लाइफ या एक्वेटिक लाइफ, दोनों में ही फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो कि किसी भी एक्वेटिक वाटर बॉडी में या एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो हमको आंखों से नहीं दिखते उनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। तो वो प्राइमरी सोर्स होते हैं फूड का, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो वो सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और मरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं। सो फाइटोप्लैंक्टन्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर मरीन लाइफ। तो करेक्ट ऑप्शन इज योर A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not correctly matched? Options are loop of Henle kidney, fallopian tube, female reproductive system, epididymis, male reproductive system और Cooper's gland intestine. So जो आपका loop of Henle है इट इज प्रेजेंट इन किडनी, जहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। किडनी के जो सेल्स होते हैं उनमें लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है, एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, वो किडनी का पार्ट है। सो इट इज द करेक्ट मैच। नेक्स्ट इज योर फेलोपियन ट्यूब, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ये भी आपका करेक्ट मैच है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है किसका, स्पर्म्स का और ओवम का फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनता है, और वो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है मुलेरियन डक्ट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फेलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज मुलेरियन डक्ट। सो ये मैच भी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है एपिडिडाइमस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो एपिडिडाइमस है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पर्म्स का स्टोरेज होता है। स्पर्म्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ स्टोर होते हैं, एपिडिडाइमस में स्टोर होते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ करेक्ट मैच, और हमसे पूछा है नॉट करेक्टली मैच्ड।
लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास कूपर्स ग्लैंड इंटेस्टाइन, इट इज़ द इनकरेक्ट मैच। जो कूपर्स ग्लैंड होता है वो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, ना कि इंटेस्टाइन में। सो एपिडिडाइमस एंड कूपर्स ग्लैंड दे बोथ are present in the male reproductive system. So the correct option is D. Cooper's gland, it is not present in intestine, it is present in male reproductive system. Next question is acetylcholine is a, options are toxin, vitamin, chemical transmitter or enzyme. अब ये जो एसिटाइल कोलिन होता है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ अ केमिकल ट्रांसमिटर। अब ये केमिकल ट्रांसमिटर होते क्या हैं? जैसे हमको जो भी सेंसेस होता है, जैसे हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं या टच कर रहे हैं, तो जो फील होता है, जो जैसे हमने टच किया तो इसका जो सिग्नल ब्रेन तक जाता है वो किसके थ्रू जाता है? जो भी सिग्नल जाता है वो ब्रेन में कौन ले जाता है? नर्व्स लेके जाती हैं। बहुत सारी नर्व्स, नस जिसको बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती हैं और वो सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाती हैं। नाउ इन नर्व्स में भी ये सिग्नल कौन कंडक्ट करता है? ये केमिकल ट्रांसमिटर कंडक्ट करता है। तो ये जो केमिकल ट्रांसमिटर होते हैं कि क्या करते हैं, जो भी सिग्नल होता है उसको ब्रेन तक ले जाने का काम नर्व्स के थ्रू कौन करता है? केमिकल ट्रांसमिटर। एंड एसिटाइलकोलिन इज वन ऑफ द मेजर केमिकल ट्रांसमिटर इन आवर बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एसिटाइलकोलिन इज अ केमिकल ट्रांसमिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a digestive enzyme in humans? Options are trypsin, gastrin, tyline और pepsin. Humans में से इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है? नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? देखो, जब हम हमारा फूड इनटेक लेते हैं तो उसमें हम क्या क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब हम खाते हैं। लेकिन जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो जब बॉडी उनको एब्जॉर्ब करती है तो वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, मतलब डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को वैसे का वैसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी, प्रोटीन को डायरेक्ट प्रोटीन के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? जो फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको छोटे छोटे उनके सिंपलर फॉर्म में तोड़ना पड़ता है, उनका ब्रेक डाउन करना पड़ता है ना। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? जो भी हमारा फूड है, जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनको पहले ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उनसे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको बॉडी एब्जॉर्ब करती है। सो जैसे मान लो हमने प्रोटीन खाया, हमने प्रोटीन एज इट इज़ इनटेक लिया, तो प्रोटीन सबसे पहले पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है ना। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होगा आपका? ट्रिप्सिन। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टोन्स बनाएगा। देन ये जो पेप्टोन्स हैं ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं और पेप्टोन्स को अमाइनो एसिड में कौन कन्वर्ट करेगा? पेप्सिन कन्वर्ट करेगा, है ना। सो ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन ये दोनों कैसे एंजाइम हो गए? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए। तो ये दो तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। फिर आता है आपका टाइलिन। अब ये जो टाइलिन होता है ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है इनटू योर सिंपल शुगर दैट इज माल्टोज। कौन तोड़ता है? एंजाइम टाइलिन। सो टाइलिन इज ऑल्सो अ डाइजेस्टिव एंजाइम। किसको डाइजेस्ट कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है। अब ये जो गैस्ट्रिन एंजाइम होता है, गैस्ट्रिन एंजाइम क्या करता है? हमारे स्टमक में पता होगा कि फूड के डाइजेशन के लिए एसिड का रिलीज होना ज़रूरी है ना। तो जो एसिड
कौन सी होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। तो स्टमक में फूड के डाइजेशन में हेल्प करने के लिए HCl रिलीज होता है, और इस HCl को रिलीज कौन कराता है? गैस्ट्रिन रिलीज कराता है। बट गैस्ट्रिन डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। वो HCl का सिक्रीशन करा के डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन वो खुद कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, वो किसी भी हमारे फूड को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ HCl का सिक्रीशन करा रहा है। इसलिए गैस्ट्रिन इज नॉट योर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सो द करेक्ट आंसर इज बी। बाकी ट्रिप्सिन और पेप्सिन आपके प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। टाइलिन जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है, लेकिन गैस्ट्रिन जो है इट इज़ HCl रिलीजिंग हार्मोन भी बोल सकते हैं उसको, बेसिकली वो हार्मोन ही है ना। सो गैस्ट्रिन इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन अनियन एंड गार्लिक? अनियन एंड गार्लिक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एलिसिन एसिड। जो डिस्टिंक्ट स्मेल होती है गार्लिक की और अनियन की, प्याज और लहसुन की, वो किसके कारण होती है? एलिसिन एसिड के कारण होती है। सो याद रखेंगे अनियन और गार्लिक में कौन सा एसिड मिलता है? एलिसिन एसिड मिलता है। और ऑक्सैलिक एसिड हमको मेनली कहाँ मिलता है? ऑक्सैलिक एसिड मेनली स्पिनच में मिलता है, पालक में ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है? एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है। क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि विनेगर का केमिकल नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड। एंड योर थर्ड वन इज एकोनिटिक एसिड। एकोनिटिक एसिड जो होता है ये आपको शुगर केन में मिलता है। अभी काफ़ी गर्मी हो रही है, सब लोग गन्ने का जूस पीते ही होंगे, तो उस गन्ने के जूस में कौन सा एसिड मिलेगा? एकोनिटिक एसिड मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में अनियन गार्लिक पूछा था, सो द आंसर इज ऑप्शन डी, एलिसिन एसिड इज प्रेजेंट इन अनियन एंड गार्लिक। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सेशंस बेनिफिशियल हो रहे होंगे, है ना। सो डू प्रिपेयर वेल, कीप स्टडिंग एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू।